आज हमारा जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है वो है नीड फॉर मॉड्यूलेशन। लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स जो हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में छोटी छोटी जो डिस्कस होती हैं उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करके देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है और इनका कम्युनिकेशन सिस्टम में या मॉड्यूलेशन में क्या रोल होता है। उसके बाद एंटीना की लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नोटिस करेंगे और उसके बाद हम नीड फॉर मॉड्यूलेशन जो है उसको थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे कि हमारे पास मतलब कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं वर्ड मॉड्यूलेट को। वर्ड मॉड्यूलेट जो है वो बताता है कि रेगुलेट करना किसी चीज़ को। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम इसको अडॉप्ट करेंगे या रेगुलेशन के प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है जिसको हम नाम देते हैं कैरियर का। तो कैरियर सिग्नल बेसिकली हमारे पास जो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में जिस सिग्नल को रेगुलेट करना होता है उसको कैरियर का नाम दिया जाता है। और इस रेगुलेशन की जो डिक्टेशन देता है या जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि कैरियर सिग्नल को इस तरीके से रेगुलेट करना है वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या उसको हम वैसे सिग्नल का नाम दे देते हैं। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है बेसिकली वही हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। अब अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो लेट्स सपोज कि आपको अपनी सिटी से लाहौर जाना है लाइव मैच के लिए। जब आपको मैच के लिए जाना है तो अल्टीमेटली आपके पास यही ऑप्शन होगा कि आप किसी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की हेल्प लें जो आपको आपके सिटी से डेस्टिनेशन सिटी तक ले जाए। तो अब आपको अंदाज़ा है कि आप खुद बाय फुट जो है वो ये डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फ्यू मीटर के से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। तो हमें भी इसको ट्रैवल कराने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आप बस की सपोर्ट लेके अगले सिटी तक जाएंगे बिल्कुल वैसे ही हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो कैरियर की सपोर्ट लेके डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे रिलेट करें चीज़ों को तो हम आपसे मुराद मैसेज सिग्नल ले लेते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो आप चूज़ कर रहे हैं उससे मुराद हम कैरियर ले लेते हैं। यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि यूआर मैसेज पार्ट और सेकंड वन जो ट्रांसपोर्टेशन का था वो हमने कैरियर कंसीडर कर लिया। अब जैसे मैसेज सिग्नल जाएगा बिल्कुल वैसे ही आप ट्रैवल करते हैं क्योंकि आप बाय फुट ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे मैसेज को कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट जो हैं वो हम नोट कर लेते हैं। लेकिन जैसे बस के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पैसेंजर्स को सक्सेसफुली डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। मीन्स टू से उसके अंदर स्ट्रेंथ इनफ होनी चाहिए, ये नहीं कि बस रास्ते में ख़राब हो जाए या उसका मतलब कि आउट ऑफ पेट्रोल हो जाए या कुछ भी, उसके अंदर 100% कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसके अंदर भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हमारे मैसेज को रिसीवर तक पहुँचा दे। अब दूसरी बात यहाँ पर ये लिखी हुई है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है सिग्नल ने ओपन एटमॉस्फेयर में वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के। मीन्स टू से कि अगर तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर आराम से कर जाएगा, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। तो अभी हम कुछ सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी की रेंज को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो स्पीच सिग्नल है उसकी हमारे पास रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अब हमारे स्पीच सिग्नल की जो लिमिट है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो हमारा जो स्पीच सिग्नल है वो उसके अंदर इतनी ही कैपेबिलिटी होगी कि वो फ्यू मीटर तक कवर कर ले, दैट्स इट। उसके बाद आगे जाने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर हमने एंटीना लेंथ को कैलकुलेट करना हो तो हम कौन सा फार्मूला अडॉप्ट करेंगे। तो फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास मैसेज सिग्नल जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ है। हमें एंटीना लेंथ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम बहुत बेसिक सा फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लेम्डा। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है वो हम स्पीड ऑफ लाइट के यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करके हम स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे और ये वैल्यू हमें याद रखनी होगी ज़बानी। अब फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज़ है तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। पुट करने के बाद हमारे पास फाइनली लेम्डा की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर आ जाएगी। अब लेम्डा को 4 से डिवाइड करके हम एंटीना की लेंथ को फाइंड कर लेंगे।
अब यहाँ पर एंटीना की जो लेंथ है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर 75 मीटर आती है। अब इस लेंथ को हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि अगर हम इतनी ही हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल देते हैं तो हमें एंटीना की लेंथ इतनी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह से अगर हमने मज़ीद कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल 15 किलोहर्ट्ज़ पे है तो उसकी कितनी हमें एंटीना की लेंथ रिक्वायर्ड होगी। अगर 15 मेगाहर्ट्ज़ है तो कितनी चाहिए, अगर 100 गीगाहर्ट्ज़ है तो कितनी चाहिए। तो इनका अगर आप वैल्यूज़ निकाल के कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास एंटीना की जो लेंथ है वो रिड्यूस होती जाएगी जैसे जैसे आप वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे। जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जैसे यहाँ पर किलो हर्ट्ज़ है, फिर मेगा हर्ट्ज़ है, फिर गीगा हर्ट्ज़ है, तो अब जब इसकी वैल्यूज़ को आप बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास जो एंटीना लेंथ है वो रिड्यूस होती जाएगी। अब हम यहाँ पे अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल जो मीन्स टू से ये हमारे पास प्योर कैरियर सिग्नल है। अभी हमने उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़, कुछ भी उसके अंदर चेंजिंग्स नहीं की। तो हम उसकी 3 चीज़ें अज्यूम करते हैं कि उसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, उसका जो फेज़ रिलेशनशिप है वो भी रेफरेंस के साथ कांस्टेंट है। अब हमारा मैसेज सिग्नल जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर हम स्पीच सिग्नल को ही एज अ मैसेज सिग्नल कंसीडर कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन से पे डिपेंड कर रहा होता है। लाइक हम जब बोलते हैं तो हमारे एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी में जो वेरिएशन हो रही होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब कि हमारे सिस्टम को नहीं पता होता कि अभी हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ की जो उतार चढ़ाव है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वेरिएशन जो होती हैं वो कंटिन्यूस वे में आ रही होती हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मुराद बेसिकली ये होता है कि हमारे पास सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं उनकी रेंज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक